चलिए जी, अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बार ये टॉपिक खत्म हो गया तो मैं आपको ये दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है होता क्या है, कॉन्सेप्चुअली उसको कैसे बनाया जाता है वो मैं पहले बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास ऐसी दो पैरेलल प्लेट्स हैं, और इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में अभी हाल फिलहाल में वैक्यूम है, मतलब यहां पे अभी कुछ भी नहीं है, यहां पे इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, यहां पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है। और जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके कारण यहां पे जो है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी, यहां पे हमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी देखने को मिलेगी। और जो दूसरी प्लेट है उसके ऊपर हमें निगेटिव चार्ज डेंसिटी देखने को मिलेगी। इसके पीछे भी हम लोग रीजनिंग कर सकते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ये जो निगेटिव प्लेट है, जो बैटरी की जो निगेटिव प्लेट है, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स निकल के, वास्तव में फिजिकली इलेक्ट्रॉन्स निकल करके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब उस इलेक्ट्रॉन्स को देख करके यहाँ पे इंड्यूस होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 100% इंडक्शन हम लोग अभी मान करके चलते हैं, ऐसा मान करके चलते कि 100% इंडक्शन हो रही है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहां पे है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी यहां पे है, उतनी ही निगेटिव चार्ज की डेंसिटी इस प्लेट पे हम लोग मान करके चलेंगे। अब इन दोनों प्लेट्स के जो बीच की जो दूरी है इसको हम लोग मान लेते हैं d। इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी मान लेते हैं d। और ये जो प्लेट एरिया है, इसका जो प्लेट का जो एरिया है उसको मान लेते हैं हम लोग a। तो अब क्या होगा, इस पॉजिटिव प्लेट के कारण बाहर निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी, बाहर निकलती हुई, ऐसे बाहर निकलती हुई। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस तरफ बनेगी ऐसी, और यहां पे बनेगी ऐसी, और इज तरफ बनेगी ऐसी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हम लोगों को पता है वो हम लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये पॉजिटिव प्लेट के कारण। वहीं पे यदि निगेटिव प्लेट के कारण देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आती हुई नजर आएगी, यहां पे भी इसके अंदर आती हुई नजर आएगी, यहां पे भी इसके अंदर आती हुई नजर आएगी, और यहां पे भी इसके अंदर आती हुई नजर आएगी। अब आप लोग देख सकते हो कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बराबर का इंडक्शन था, सेम चार्ज डेंसिटीज थी, तो चार्ज डेंसिटी सेम है, तो जिसके कारण इस प्लेट के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लेट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। डिस्टेंस, ये वाला जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। इस प्लेट के कारण नजदीक हो चाहे दूर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम बनती है, दैट इज यूनिफॉर्म बनती है। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक हिसाब किताब। अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो मिल रही है बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर की तरफ मिल रही है वो हमें कितनी मिलेगी, यहां तो हो जाएगी 0, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ 0, और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग को मिलेगी वो मिलेगी पॉजिटिव के कारण और निगेटिव के कारण, मतलब पहली वाली प्लेट के कारण और प्लस दूसरी वाली प्लेट के कारण। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें मिलेगा बिटवीन द प्लेट्स। ओके, अच्छा, ये एक हम लोग न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, 2 जगह एप्लीकेशन अभी तक क्या आ चुकी है इसकी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका काफी। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम लोगों ने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, जिसको मैंने बोला था ऐसे भी लिख सकते थे। तो इस फॉर्मूले के लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो इनके बीच में पोटेंशियल मान लेते हैं V का जनरेट हुआ है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V का, मान लो V की बैटरी, V वोल्ट की बैटरी से हम लोगों ने इसको चार्ज किया, तो पोटेंशियल जो होगा वो होगा V, और इन दोनों के बीच प्लेट्स के बीच की दूरी है D, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अच्छा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के फॉर्मूले जब पढ़े थे तब, कि चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो हम लोग V को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C। V को लिख सकते हैं Q अपॉन C, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यदि मैं C को इस तरफ लेकर के जाऊं, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट Q बाई D इंटू सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो कैपेसिटेंस मुझे क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय डी, इसको लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज से चार्ज अब कट जाएगा, कैपेसिटेंस हम लोग को मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये बड़ा सीधा सीधा सा और सिंपल सा फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ओके, अगर मान लो यहां पे वैक्यूम की जगह कोई दूसरा मीडियम आता है, मान लीजिए अगर वैक्यूम इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर मीडियम, ठीक है, तो यहां पे V जो है, यहां पे V जो है हम लोग लिखेंगे V अपॉन K, क्योंकि जब V जो है मीडियम का जो होता है, V जो है, V जो वैक्यूम के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, मगर V जो है किसी मीडियम के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q अपॉन R। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे पास ये आ जाएगा वैक्यूम के लिए डिवाइडेड बाय K इंटू V। तो जब वैक्यूम के लिए हम लोग लेंगे तो K टाइम्स V लिख सकते हैं। तो फॉर अदर मीडियम हम लोग क्या करेंगे, V को रिप्लेस करेंगे K टाइम्स V से, रिप्लेस V बाय K टाइम्स V, रिप्लेस V बाय K टाइम्स V। जब हम वैक्यूम के लिए लेंगे तो V, जब किसी मीडियम के लेंगे तो K टाइम्स V। तो ऐसे सिचुएशन में जहां जहां पे V है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स V अपॉन D, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स V की जगह चार्ज पर यूनिट C अपॉन D, दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। चार्ज से गया चार्ज, तो हमारे पास C आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट KA बाय D। तो ये किसी दूसरे मीडियम के लिए, अगर वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम रहेगा ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, अगर कोई दूसरा मीडियम रहेगा ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग के पास में फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट KA बाय D। ये है फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अगर आप इस फॉर्मूले को एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कैपेसिटर मतलब इसका जो एनालिसिस है, मैं एनालिसिस जो है यहां लिख देता हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, तो मैं एनालिसिस यहां लिख देता हूं इसका, इस बॉक्स में
एनालिसिस जो है वो ये रहा कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। मतलब आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू यदि बढ़ानी है तो के की वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाओ, ए की वैल्यू बढ़ानी है तो एरिया ऑफ प्लेट जितना अधिक से अधिक हो बढ़ाओ, और अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी है तो इन दोनों के प्लेट्स के बीच की जो दूरी है वो भी घटाओ जितना कम हो सके। अब इसको हम कैसे अचीव करेंगे, इसको हम कैसे अचीव करेंगे इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इसे उतार लीजिए जी। अब हम लोग प्रैक्टिकली देखें कैपेसिटर की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाती है। तो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, वो वैक्यूम के लिए मैंने यहाँ सी नॉट लिखा है, मतलब वैक्यूम की बात चल रही है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और जब किसी मीडियम की बात करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा के, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। और ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, तो कैपेसिटर जो हम लोग को नॉर्मली मिलता है, जैसे ये मैंने अपने फैन का कैपेसिटर निकाला हुआ है, ये अच्छा है, अभी बिल्कुल वर्किंग है, मैं फैन से निकाल के ही लाया हूं। ये दिखने में सिलेंडर के समान है, मगर एक्चुअल में ये कैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये मैं जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि ये तो वर्किंग है तो मैं इसको तो खराब नहीं कर सकता हूं। ये बजाज कंपनी का है और इसके ऊपर लिखा है 2.25 MFD। तो ये जो बजाज कंपनी का कैपेसिटर है मेरे पास, ये कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखने में है, और ये कैपेसिटर जो इस तरीके से दिख रहा है, ऐसी दो टर्मिनल्स निकले हुए हैं, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल निगेटिव, ओके। और इसके ऊपर लिखा हुआ है 2.25 MFD, मतलब माइक्रोफेराड। MFD मतलब माइक्रोफेराड, और इसमें लिखा हुआ है कि ±5%, मतलब इसके अंदर में 5% ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण। और ये 50 हर्ट्ज के ऊपर काम करता है, जो हमारे घर में एसी की फ्रीक्वेंसी आती है वो। और जो है इसका वोल्टेज इन लोगों ने दिया हुआ है 210 से लेकर के 240 वोल्ट तक का, मतलब 220 वोल्ट इसकी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये कैपेसिटर जो है कुछ इस तरीके का है, ये ऐसा कुछ कैपेसिटर है, ये वर्किंग कैपेसिटर है, मैं फैन से ही निकाल के लाया हूं। ओके, अब यदि हम इसको खोलेंगे तो ये थोड़ा जो पुराना कैपेसिटर था मेरा खराब हो गया था, जब हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर में कुछ इस तरीके का सिलेंडर निकलता है, और यदि इसको और खोला जाएगा तो इसका ये प्लास्टिक कैप हम अलग कर सकते हैं। और प्लास्टिक कैप अलग करने के बाद मैं इसको देख सकता हूं कि इसके अंदर में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल है, और ये इंसुलेटिंग मटेरियल को अगर मैं नोच के निकालूं तो इसके अंदर हम लोग पाएंगे, ये देखिए ये कुछ प्लास्टिक जैसा मटेरियल निकल रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये सिलिकॉन मटेरियल होता है जिससे इंसुलेशन की जाती है। अब देखिए इसके अंदर, ये देखिए मैं सब निकाल रहा हूं इसको निकाल देता हूं मैं। अब जब इसको निकालेंगे ये पूरा का पूरा, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर ना कुछ ऐसा कॉपर जैसा दिखने वाला मटेरियल दिख रहा है मुझे, ठीक है, मगर ये बिल्कुल लाइट वेट है। ओ, मेरा एक टर्मिनल निकल गया अंदर वाला, खैर कोई बात नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और यदि मैं इसको कट करूं, बहुत आसानी से कट हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम लोग, ये मैं कटर से ही काट रहा हूं इसको, अगर मैं इसको काटूं तो इसके ऊपर फर्दर और भी इंसुलेटिंग लेयर्स होती हैं, वो हम इसको अलग कर सकते हैं। और जब इसको मैं फाड़ के निकालता हूं इसके अंदर से,
तो मुझे ये देखिए पॉलीथीन रैप की गई है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से। मैं और इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए मैंने आपके सामने ही ओपन किया है इसको। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल रहा है। ये ऊपर वाला तो मैंने हटा दिया। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से निकल रहा है, ये कुछ इस तरीके से पॉलीथीन निकल रही है। ठीक है, अब ये कितनी पॉलीथीन निकलती है, बहुत अच्छी खासी बड़ा सा रोल है ये पॉलीथीन का। मैं इसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश करता हूँ, और अगर मैं इसको निकालूं तो ये कुछ इस तरीके से, मैंने बड़ा सा कट लगा दिया इसीलिए थोड़ा ज़्यादा फट गया है ये। इस तरीके से ये अंदर 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 निकलती जाएगी पॉलीथीन ढेर सारी। ठीक है, अब बेसिक अरेंजमेंट जो है इसका वो हम देखते हैं। इसको मैं और थोड़ा सा फोड़ दूंगा ना तो ये पूरा अच्छे से मुझे दिखने लग जाएगा। तो ये जब मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए पॉलीथीन ही पॉलीथीन निकल रही है। देखिए केवल पॉलीथीन ही पॉलीथीन इसके अंदर निकल रही है। ठीक है, ये केवल पॉलीथीन का रोल है, ये केवल पॉलीथीन का रोल है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखिए मैं पॉलीथीन का रोल खोलता जा रहा हूँ, ये निकलते ही जा रहा है। ये देखिए निकलता जा रहा है, पॉलीथीन इसके अंदर से निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। ये देखिए पॉलीथीन का रोल निकलता ही जा रहा है। ये देखिए अगर इसको हम लोग निकालते जाए, ये देखिए इसकी रैपिंग जो है कितना ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर पॉलीथीन है। और भी इसको खोलेंगे, बहुत थिन पॉलीथीन है। और मैंने इसको निकाला हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेटली 150 से 200 मीटर का निकलता है। ये कोई छोटा मोटा नहीं है। ये पॉलीथीन की जो रैपिंग दिख रही है ना, बहुत हल्की सी पॉलीथीन है ये। और ये जो है कुछ इस तरीके का रहता है इसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। ओके, अब इसके अंदर में करते कैसे अरेंजमेंट है, ये देखिए। अगर इसको मैं थोड़ा सा रगड़ूं तो इस पॉलीथीन के अंदर में एक और लेयर निकलती है। देखिए ये डबल हो गई। ओके, अब इसके अंदर में ये लोग क्या करते हैं मैं बताता हूं, कुछ इस तरीके से करते हैं। मान लीजिए हमारी पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन हमारी, ये पॉलीथीन के अंदर एक तरफ जैसे मैं इसको रगड़ के दिखाता हूं, इसको अगर मैं रगड़ के दिखाऊं ऐसे तो देखिए क्लियर हो जाती है पॉलीथीन। ये पॉलीथीन पूरी क्लियर हो जाती है, और हाथ में मेरे जो है मेटल जो है दिख रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन लेते हैं पतली सी। अब ये पॉलीथीन 1 माइक्रोन के ऊपर नहीं है, मतलब इस पॉलीथीन की जो थिकनेस है, ये थिकनेस इस पॉलीथीन की है 1 माइक्रोमीटर। बहुत पतली पॉलीथीन है, 1 माइक्रोन वाली। और ये लोग क्या करते हैं, इस पतली सी पॉलीथीन के ऊपर एक तरफ मेटल को लगा देते हैं, एक तरफ मेटल को चढ़ा देते हैं ये लोग इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से एक तरफ ये लोग मेटल चढ़ा देते हैं, और मेटल चढ़ाने के बाद में मान लो मेरी साइड मेटल है और आप लोगों की साइड पॉलीथीन है। मैंने इस तरफ मेटल चढ़ा दिया, और मेटल चढ़ाने के कारण इस तरफ मेटल की लेयर आ गई और इस तरफ पॉलीथीन की लेयर है। अब मैं जब इसको रैप करूंगा कुछ इस तरीके से, जब मैं रैप करूंगा उसको कुछ इस तरीके से, तो हम लोग देखेंगे ऑटोमेटिकली एक मेटल की लेयर, देखिए जैसे मेटल की लेयर, ये पॉलीथीन, मेटल की लेयर पॉलीथीन। जब मैंने रैप किया, पॉलीथीन के ऊपर मेटल की लेयर चढ़ गई, पॉलीथीन के ऊपर मेटल की लेयर चढ़ गई, और इस तरीके से मैं जब चढ़ाऊंगा तो अपने आप ही मुझे 2 प्लेट्स दिखने लगेंगी। तो दिखने में ये सिलेंडर के समान है, मगर एक्चुअली ये पैरेलल प्लेट ही है। ओके, तो
पैरेलल प्लेट का एरिया बढ़ाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, आपने देख ही लिया, बहुत लंबा सा पॉलिथीन का रोल लिया है, एरिया बढ़ा दिया ढेर सारा, पॉलिथीन का लंबा सा रोल लेकर के एरिया बढ़ा दिया। डी को घटाने के लिए क्या किया, पॉलिथीन को उसी के ऊपर रैप कर दिया, तो जिसके कारण क्या हुआ, पॉलिथीन, जैसे मान लीजिए ये पॉलिथीन और ये रैप करके जब मैंने इसके ऊपर ऐसे लपेटा, तो पॉलिथीन की जो थिकनेस थी वही थिकनेस हमें डी की थिकनेस मिल गई, मतलब डी बहुत कम हो गया, अपने आप ही 1 माइक्रोमीटर के आसपास हो गया। के की वैल्यू पॉलिथीन के लिए होती है 6-7 के आसपास, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो डी की वैल्यू भी हमें कम मिल गई, ए की वैल्यू ज्यादा मिल गई, के की वैल्यू जो पॉलिथीन का था वो मिल गया, जिसके कारण हम लोग को अच्छी खासी कैपेसिटी मिल जाती है। फिर जब ये पूरा बन जाता है तो एक तरफ से हम लोग एक मेटल की तरफ से वेल्ड कर देते हैं एक वायर जो यहां से निकल जाता है, और दूसरी तरफ से निकाल लेते हैं दूसरा वायर जिसको हम लोग बैटरी की मदद से जो है चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा अरेंजमेंट है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है मगर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा अरेंजमेंट है जिसके अंदर में ये लोग कैपेसिटर को बनाते हैं। ओके, अब हम लोग जो है ये कैपेसिटर का तो कॉन्सेप्ट हो गया, किस तरीके से लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यदि मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है अपनी मर्जी के हिसाब से चाहिए, तो मैं एरिया की वैल्यू चेंज कर सकता हूं, डी की वैल्यू चेंज कर सकता हूं, मटेरियल का के चेंज करके अपनी रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस में पा सकता हूं। ओके, अब आप इसको समझ ही गए होंगे। अब मैं आप लोग को ये बताता हूं कि कैपेसिटेंस के लिए किस किस तरीके के प्रैक्टिकल जो है इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए। तो इसके लिए मैं बोर्ड क्लियर करूंगा। अब आपको शायद से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, ये एक डिस्कशन है आखिरी, इसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स में चलेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यदि मैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेता हूं, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया बहुत बड़ा होता है, मतलब 1 मीटर मतलब यहां से लेकर के लगभग यहां तक इतना बड़ा स्क्वायर, 1 मीटर बाई 1 मीटर, इतना बड़ा स्क्वायर होता है ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का स्क्वायर भी कोई छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। ये लगभग इतना बड़ा होता है, ठीक है, ये इतना बड़ा होता है 1 मीटर बाई 1 मीटर का स्क्वायर, ये भी अच्छा खासा बड़ा है। अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर का स्क्वायर रखा जाए तो उसका एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, और डी की वैल्यू मतलब 2 प्लेट्स को 1 मिलीमीटर अपार्ट रखा जाए, 1 मिलीमीटर बहुत कम होता है, ठीक है। एक्चुअल में ये सारे डेटा टेक्स्ट बुक से ही मैंने उठाए हुए हैं। यदि d की वैल्यू 1 मिलीमीटर रखा जाए, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर, बहुत कम होता है 1 मिलीमीटर, तो कैपेसिटेंस देखें कितनी निकलती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसकी वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर 9 फेराड या 8.85 नैनो फेराड। तो इतना बड़ा एरिया लेने के बाद भी हमें नैनो फेराड में कैपेसिटी मिल रही है। यदि मुझे 1 फेराड की कैपेसिटी चाहिए, यदि मुझे 1 फेराड की कैपेसिटी चाहिए, तो कैपेसिटेंस रखता हूं मैं 1 फेराड, और डी की वैल्यू यदि 1 मिलीमीटर मानो इसी फॉर्मूले में, तो देखिए एरिया कितना निकलता है। देखते हैं हम एरिया कितना निकलता है। तो एरिया कितना आएगा, C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 1 मिलीमीटर, मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाली तो ये लगभग आता है 10 टू द पावर 8 मीटर स्क्वायर। 10 टू द पावर 8 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 मीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर और ये मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 का 10 टू द पावर 4 मीटर का होल स्क्वायर। और 10 टू द पावर 4 में अगर 3 जीरो, अगर मैं 3 जीरो इसको दे दूं तो ये किलोमीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब है अब मुझे जो एरिया चाहिए
वो चाहिए 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का। ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया होगा। 10 किलोमीटर एक बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का यदि आप स्क्वायर रखोगे तब जाकर के आपको 1 फैराड की कैपेसिटी मिल पाएगी, जो कि बहुत 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 बड़ा एरिया है। इसीलिए हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि 1 फैराड की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ह्यूज होती है, बहुत बड़ी होती है, और इतने बड़े कैपेसिटर को बनाने के लिए हमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहेगा। ओके, तो केवल एक एनालिसिस दिमाग में रखो कि 1 फैराड एक बहुत बड़ा कैपेसिटेंस होता है। ओके, चलिए अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। अब आप इसको लिख लीजिए।